अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं परफेक्ट हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अबरार साहब ने लाहौर से शेयर की है और ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 10 साल पहले ये जो है एक हाईएस्ट चलाया करते थे और अक्सर ऐसा होता था कि लोग इनकी हाईएस्ट को बुक किया करते थे। यानी कि एक शहर से अगर दूसरे शहर जाना है तो इनसे एडवांस में बुकिंग करवा ली जाती थी और जो भी इनके चार्जेस हैं ये वो चार्ज करके लोगों को पिक एंड ड्रॉप या जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड किया करते थे। तो वैसे ही ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनको बुकिंग मिली और ये जो बुकिंग थी वो कुछ इस तरह से थी कि इनको एक पार्टी को लेके लाहौर से कराची आना था। अब जब इन्होंने उस पार्टी को, उस फैमिली को कराची में छोड़ दिया तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था और इनकी पूरी कोशिश थी कि जो रात है ये इसी शहर में गुजारें और सुबह फिर वापस लाहौर के लिए रवाना हो जाएं। अब क्योंकि ये जो फैमिली थी इनको सिर्फ कराची आना था, वापस नहीं जाना था, तो इनकी कोशिश थी कि सुबह जब मैं उठूंगा और सुबह में जाके हाईवे पे या सराब कोट पे खड़ा हो जाऊंगा, अगर कोई सवारी मिल जाती है लाहौर तक की तो मेरे आने जाने के पैसे वसूल हो जाएंगे। खैर, इन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ होटल वगैरह देखे और बिलाखिर ये बताते हैं कि इनको हाईवे के करीब एक होटल मिला। ये एक बहुत पुराना सा होटल था और इनको सिर्फ रात गुजारनी थी। इसका जो किराया था वो बहुत मुनासिब किराया था, तो इन्होंने फ़ौरन से वहाँ पे जाके अपना सामान वगैरह रखा और फ्रेश होने के बाद खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। इनको सिर्फ ये जो 8 या 10 घंटे थे ये इस होटल में गुजारने थे और सुबह 10-11 बजे तक इस होटल से रवाना हो जाना था। इस होटल का ये हुलिया बताते हैं कि बहुत गंदा संदा होटल था और बाज़ाहिर देखने से ही लग रहा था कि यहाँ पे सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल ये बताते हैं कि जब मैं सोने के लिए लेटा तो कुछ देर के अंदर अंदर ही मेरी आंख लग चुकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। खैर, अभी मुझे सोए हुए 2 या 3 घंटे गुजरे थे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ये जो रूम का दरवाज़ा है इस पे कोई नॉक कर रहा है। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और इतनी रात में मेरा ख्याल था कि शायद होटल वाला है या इनका कोई रिसेप्शनिस्ट है जो कोई बात बताना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है। खैर, ये नींद के आलम में थे और ये उठ के इन्होंने जब दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये मज़ीद आ गया है और बिलाखिर रिसेप्शन तक आ गए। रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट था वो भी बराबर में जो सोफ़ा लगा हुआ था वहाँ पे लेटा हुआ सो रहा था। यानी कि इनको जिसने भी उठाया था या जिसने भी नॉक किया था वो कम से कम रिसेप्शनिस्ट नहीं था। खैर, ये वापस पलटे और वापस से अपने कमरे में जाके लेट गए और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगे। ये बताते हैं कि अभी मुझे लेटे हुए 15 या 20 मिनट ही गुजरे थे। मैंने मुसलसल आंखें बंद की हुई थी, बल्कि अपने मुंह पे चादर डाली हुई थी। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे जिस कमरे में मैं सो रहा हूँ वहाँ पे कोई मौजूद है या किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं। अब पहले मैं समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब बाकायदा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है तो मैंने ये जो चादर थी ये अपने मुंह से हटाई और जैसे ही मेरी नज़र बेड के सामने जो एक चेयर मौजूद थी उसके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि उस चेयर के ऊपर
एक 17 या 18 साल की लड़की बैठी हुई है, जिसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। अब जैसे ही मैंने इस लड़की को अपने कमरे में देखा और इतनी खौफनाक शक्ल के साथ देखा, तो मैं एकदम से चौंक के उठ गया और मैंने बड़ी मुश्किल से उससे पूछा कि तुम कौन हो। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो बजाय इसके कि वो मुझे जवाब देती या मुझे समझाती, वो एकदम से मुस्कुराना शुरू हो गई। अब वो इतने अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा नहीं रही बल्कि मुझे डराने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये फौरन से उठे और जल्दी से इन्होंने दरवाज़ा खोला और सीधे भागते हुए रिसेप्शन की तरफ आए। अब जैसे ही ये रिसेप्शन के पास आए तो रिसेप्शनिस्ट जाग चुका था और इन्होंने उससे कहा कि मेरे कमरे में आखिर ये कौन लड़की है जो आके बैठी हुई है। अब ये सुनने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो कहने लगा कि साहब किस लड़की की बात कर रहे हैं। खैर वो इनके साथ अंदर आया और जब वो अंदर आया तो उस सीट पे या उस चेयर पे ना कोई लड़की मौजूद थी और ना ही किसी लड़की का नामो निशान मौजूद था। अब ये देखने के बाद ये तो डर ही चुके थे, इनके साथ साथ जो रिसेप्शनिस्ट था उसको भी थोड़ा सा डर लग रहा था। खैर वो कहने लगा कि अगर आपको ये कमरा समझ नहीं आ रहा या यहाँ पे खौफ महसूस हो रहा है तो आप चाहें तो दूसरे कमरे में चले जाएं या फिर रिसेप्शन पे जो एक सोफा लगा हुआ है वहाँ पे आके लेट जाएं। ये बताते हैं कि जो सोफा लगा हुआ था यहाँ पे लेटना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरे जहन से वो जो बच्ची थी उसकी शक्ल बाहर नहीं निकल पा रही थी। खैर वो जो सोफ़ा लगा था मैं वहाँ जाके लेट गया और मेरे साथ साथ वो जो रिसेप्शन वाला था वो भी करीबी सोफे पे जाके लेट गया। इसी तरह 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों की आंख लग गई और बिलाखिर तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था, यानी कि फजर की नमाज होने ही वाली थी कि एकदम से मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र सामने जो कॉरिडोर था उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि जो कॉरिडोर का एंड है जहाँ पे एक वॉशरूम मौजूद है, उस दीवार के पीछे से कोई लड़की है जो हमारी तरफ झांक झांक के देख रही है। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा तो इसी दौरानिए में वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो भी सो के उठ चुका था और उसको भी मैंने इशारा करके कहा कि देखो यार वहाँ पे कोई लड़की मौजूद है। ये बताते हैं कि जब उसने भी देखा तो उसको भी लगा कि जैसे उस दीवार के पीछे से वही लड़की जो मुझे कमरे के अंदर नजर आई थी वो झांक के हमारी तरफ देख रही है। ये बताते हैं कि मैं बस फौरन से उठा और जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी न सिर्फ मैंने पढ़ना शुरू की बल्कि मेरे साथ साथ वो जो रिसेप्शन वाला था उसने भी कुरानी आयत पढ़ना शुरू की। और कुछ देर तक कुरानी आयत पढ़ने के बाद जब फजर की अजान शुरू हो गई तो हम दोनों एक साथ उठे और उठने के बाद कॉरिडोर के आखिर तक, यानी वो जो दीवार थी उसकी बैक साइड तक जाके देखा। लेकिन इस पूरे रास्ते में, इस कॉरिडोर में, इसकी बैक साइड पे, इवन के पूरे होटल में ना ही वो लड़की मौजूद थी और ना ही उसका कोई नामो निशान मौजूद था। खैर जब फजर की अजान हो गई तो मैं उठा, मैंने चाय वगैरह पी, नाश्ता किया और सीधा अपनी सवारियों के लिए सराबगुड की तरफ रवाना हो गया। आज भी जब मेरा कराची जाना होता है और मेरा गुजर उस रास्ते से या उस होटल के सामने से होता है तो आज भी मुझे महसूस होता है कि जैसे उस होटल में कोई ना कोई है जो मौजूद है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी इरफान अली शाह साहब ने कराची शहर से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है और इनके पास एक हाईएस वैन मौजूद है, इसके अलावा एक कार मौजूद है और ये इन दोनों गाड़ियों को बुकिंग्स के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। ये बताते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या लोगों को पिक एंड ड्रॉप करने के दौरान इनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए जिन पे जब भी गौर करते हैं तो इनके खुद के लिए इन वाक़यात पे यकीन करना नामुमकिन हुआ करता है।
जैसे कि बता दें कि 2002 2003 चल रहा था और इनको एक बुकिंग मिली। ये जो बुकिंग थी उसके मुताबिक इनको एक फैमिली को ताहिर विला से लेना था और ताहिर विला से लेके मलीर ले आना था। ये बेसिकली एक शादी का फंक्शन था और शादी का फंक्शन जब ख़त्म होता तो वहाँ से इनको उसी फैमिली के हमरा वापस आना था। ये बताते हैं कि एज पर कमिटमेंट मैं उस फैमिली को लेके मलीर गया और वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो निकलते निकलते रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज चुके थे। अब वैसे भी उस दौर में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला था। जब हम लोग गाड़ी लेके निकले तो हमें अंदाज़ा हो चुका था कि शहर के हालात ख़राब हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जो पूरा रास्ता था ये खैरियत से गुजर गया और जैसे ही हमने आयशा मंजिल से ताहिर विला की तरफ जाने के लिए रास्ता लिया तो उस दौर में भी उल्टे हाथ पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जो कि आज भी मौजूद है। और उस पेट्रोल पंप से अगर आप थोड़ा सा आगे आए, यानी कि उस दौर में वहाँ पे इतने स्कूल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ बरगद के या इस तरह के दरख्त मौजूद थे जो वहाँ पे लगे हुए थे। खैर जैसे ही हम उस पेट्रोल पंप से मजीद आगे आए और ताहिर विला आने ही वाला था तो वहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ था। मुझे याद नहीं है कि शायद वो बरगद का या पीपल का दरख्त था। तो मैंने देखा कि उस दरख्त के नीचे एक लड़की जो कि बड़ी खूबसूरत है, 17 या 18 साल उसकी उम्र लग रही है, बहुत ज़्यादा तैयार होके इवन के ज्वेलरी पहन के उस दरख्त के नीचे बैठी हुई है। और जबकि मेरे साथ फैमिली मौजूद थी तो उसके बावजूद भी वो जो लड़की थी उसका ना सिर्फ मेरे साथ आई टू आई इंटरेक्शन हुआ बल्कि इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, जवानी की दहलीज पे कदम रखा था और गलत बातें या शैतानी बातें जहन में बहुत जल्दी आ जाया करती थी। खैर मैं डिसाइड कर चुका था कि इस फैमिली को ताहिर विला पे उतारने के बाद वापस आऊँगा और इस लड़की से पूछूंगा कि अगर उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने जब इस फैमिली को ताहिर विला पे उतारा तो उतारने के बाद जैसे ही मैंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद जब मैं आयशा मंदिर की तरफ आया तो अब वो जो दरख्त था मेरे सीधे हाथ पे मौजूद था, यानी ओपोजिट डायरेक्शन में था और अब तक वहां पे वो लड़की बैठी हुई थी। ये बताते कि मैंने गाड़ी घुमाई और अब मैं चाहता था कि गाड़ी एग्जैक्टली उसके सामने रोकूं। जैसे ही मैं उस दरख्त तक पहुंचा और मैंने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके उसके सामने स्लो करना शुरू की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही मैं गाड़ी स्लो करूंगा तो वो लड़की खड़ी हो जाएगी और आके मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाएगी। लेकिन मेरे गाड़ी स्लो करने के बावजूद भी वो जो लड़की थी वो वहीं पे बैठी रही और मुझे देख के मुसलसल मुस्कुराती रही। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला और बाहर आने के बाद मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुश्किल से मेरे और उसके दरमियान 8 या 10 फीट का फासला मौजूद होगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो लड़की है इसके चेहरे पे कुछ अजीब सी चमक मौजूद है। खैर जैसे ही मैं मजीद उसके करीब बढ़ा तो इसी दौरानिये में एकदम से मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी। ये बताते हैं कि उसके जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे। उसके पाँव की जो उंगलियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं और उसकी जो एड़ियां थीं वो बैक साइड पे मौजूद थीं। हालांकि दिखने में ये बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। खैर जैसे ही मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो जो लड़की थी एकदम से खड़ी हुई और इससे पहले कि मैं वापस पलटता या अपनी गाड़ी की तरफ जाता उस लड़की की शक्ल देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर एक भयानक शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसका जो चेहरा है वो खूबसूरत चेहरा नहीं है बल्कि उसका चेहरा एक जला हुआ चेहरा है और उसकी आंखें लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। अब मैं पीछे मुड़ना चाह रहा था लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट सकूं। मैं मुकम्मल तौर पे ऐसा लग रहा था कि जैसे पजल हो चुका हूं। खैर एकदम से मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करूं। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वैसे ही वो जो मखलूक थी या जो भी चुड़ैल थी वो एकदम आगे बढ़ते बढ़ते रुकी
और जैसे ही वो रुकी तो एकदम से ना जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं वापस पलटा और भागता हुआ जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा। और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हो गया। ये बताते हैं कि जैसे तैसे तेज़ चलाते हुए जब मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था और पूरी रात मेरे जो वालिदैन थे वो मेरे ऊपर दम दुरूद करते रहे। सुबह कहीं जाके जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने अपने घर वालों से ये सारा का सारा वाकया बयान किया। ये बताते हैं कि इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और 2018 या 19 की बात थी। इत्तफाक से मैं उसी स्ट्रीट से यानी ताहिर विला वाली गली से गुजर रहा था। तो ताहिर विला वाली जो गली है यानी उसका जो आखिर है वहाँ पे अब बहुत सारे स्कूल मौजूद हैं। खैर जैसे ही मैं एक स्कूल के सामने से गुजरा तो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैंने देखा कि एक स्कूल के कपड़ों में लड़की खड़ी हुई है और ना सिर्फ वो खड़ी हुई है बल्कि उसके हाथ में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और बाकायदा उसकी बैक साइड पे यानी उसकी कमर पे एक बैग मौजूद है। 100% लग रहा था कि ये बच्ची इसी स्कूल की बच्ची है या यहाँ पे पढ़ा करती है। लेकिन रात के 2 या 2:30 बजे इस लड़की का यहाँ पे अकेले में मौजूद होना, जबकि इस रोड पे न कोई बंदा मौजूद था न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था, ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। क्योंकि मेरे साथ पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके थे। तो मैंने बजाय इसके कि मैं गाड़ी रोकता या उसकी मदद करता, मैंने गाड़ी जो है ताहिर विला के सामने से गुजारी और जैसे ही मैं लंडी कोतल की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि साइकिल पे सामने से एक चौकीदार आ रहा है। और जब वो चौकीदार मेरे करीब आया तो मैंने गाड़ी स्लो की और बिलाखिर रोक दी। जब मैंने गाड़ी उसके सामने रोकी तो मैंने उससे कहा कि यार पीछे की तरफ जहाँ पे एक चौरंगी है, उस चौरंगी के सामने जो स्कूल है, उस स्कूल के गेट के सामने एक लड़की स्कूल के यूनिफॉर्म में किताबों को लेके खड़ी हुई है। तुम जाओ ज़रा जाके पूछो कि आखिर क्या चक्कर है। तो ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि साहब मैं रोज़ाना यहाँ पे ड्यूटी दिया करता हूँ और ये तकरीबन हर एक दिन के बाद हुआ करता है कि ताहिर विला की जो चौरंगी है, उस चौरंगी पे जो स्कूल मौजूद है, उस स्कूल के बिल्कुल सामने यानी गेट के बाहर एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है और देखते ही देखते गायब हो जाया करती है। अक्सर ओबाश लोगों ने या लड़कों ने जब उसके आगे गाड़ी रोकी है तो एकदम से उस लड़की का जो चेहरा है वो एक भयानक चेहरे में तब्दील हो जाता है। कहा जाता है कि गए वक्तों में किसी स्कूल की बच्ची का इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो स्कूल से बाहर निकल के घर की तरफ जा रही थी। इसीलिए शायद उसकी बदरू जो है वो यहाँ पे नजर आया करती है। यह बताते हैं कि जब उसके मुंह से मैंने एक किस्सा सुना तो मैंने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और मैंने तौबा कर ली कि ख़ास तौर पे ताहिर विला की चौरंगी पे या उसके करीब जवार में जब भी कोई औरत लिफ्ट मांगेगी या खड़ी हुई नजर आएगी तो मैं कम से कम उसके सामने गाड़ी नहीं रोकूंगा। गैस ये जो ताहिर विला वाला हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में क्योंकि इसी के करीब एक ब्लॉक में मैं रह चुका हूँ तो हम शुरू से ही बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ इस एरिया के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि मेन ताहिर विला पे जो एक घर मौजूद है जो कि एक कोने का घर है और वो घर पिछले कई सालों से खाली है। उस घर की छत पे भी अक्सर एक औरत को लोगों ने खड़े हुए रात के औकात में देखा है। वो औरत आमतौर पे रात के 3 या 4 बजे छत पे नजर आती है। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ होता है और उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ करती है। अगर आप लोगों के पास भी ताहिर विला के बारे में कोई इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज की जो भी स्टोरीज़ हैं ये स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और सलामती वाली ज़िंदगी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।